अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, कल मैंने आप लोगों के साथ इंट्रा ग्रुप बैलेंस की एलिमिनेशन की बात की थी। मैं एक साथ और एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करके दोनों एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट आप लोगों के साथ क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। बच्चे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। बच्चे, लेट्स सपोज पेरेंट सब्सिडरी अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को सामान बेचा, लेट्स सपोज इन्वेंट्री पेरेंट की किताब में 100 रुपीज की शो हो रही है। बस एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ लो, फिर इसका इफेक्ट क्या होगा कंसोलिडेशन में मैं वो आपको समझाऊंगा। पेरेंट ने ये इन्वेंट्री, ये स्टॉक 100 रुपीज वाला जो उसके पास पड़ा हुआ था 200 का सेल कर दिया सब्सिडरी को। पेरेंट अपनी किताब में इसकी एंट्री क्या पोस्ट करेगा? पेरेंट एंट्री पोस्ट करेगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 200 से और सेल को क्रेडिट कर देगा 200 से। एक तरफ क्या हुआ बच्चे? इंक्रीज इन एसेट और साथ ही साथ बच्चे इंक्रीज इन रेवेन्यू। ऑन द अदर हैंड सब्सिडरी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पोस्ट करेगी? परचेजेस को डेबिट करे और अकाउंट्स पेएबल्स को क्रेडिट किया जाएगा। कितने से बच्चे? 200 से। 200 से। अब अगर हम एनालिसिस करें तो एक तरफ एक्सपेंस बढ़ गया, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई। ये परचेज क्या बचे? एक्सपेंस बढ़ गया ना, और साथ ही साथ अकाउंट्स पेएबल 200 से, लायबिलिटी भी बढ़ गई। एक्सपेंस भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, ये इन्वेंट्री जो कि पेरेंट की किताब में कितने की शो हो रही थी, सब्सिडरी की किताब में कितने में शो हो रही है? इसका मतलब है अब पेरेंट ने जो प्रॉफिट है वो कितने से रिकॉर्ड कर लिया? 100 से प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। अब गौर से बात को समझना है, हमने पढ़ा है पेरेंट और सब्सिडरी दोनों एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है तो ये तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए और ये तो प्रॉफिट रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। अब ये इन्वेंट्री सब्सिडरी के पास पड़ी हुई है और कितने में शो हो रही है? 200। इसमें 100 का एक ऐसा प्रॉफिट है जो एक्चुअली रियलाइज ग्रुप को हुआ ही नहीं। इस प्रॉफिट को कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हमने इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को खत्म करना। इसे हम कहते हैं इंट्रा ग्रुप सेल या इंट्रा ग्रुप परचेज। सेम वही एंट्री जो कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, स्टार्टिंग वही है ना, इंट्रा ग्रुप सेल एंड परचेज। तभी मैं कंबाइंड डिस्कस कर रहा हूं इसको। हाशिर साहब, इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हुए 3 सवाल हैं। पहला सवाल, हु इज द सेलर? सेलर कौन है? ये सवाल पूछना, सेलर कौन है? अगर तो सेलर पेरेंट है
तो उसका इफेक्ट सीआरई में रिकॉर्ड होगा। अगर सेलर सब्सिडरी है तो उसका इफेक्ट पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में रिकॉर्ड होगा। फर्क समझ में आया? अगर सेलर पेरेंट है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अब कहां मौजूद है? सीआरई में। अब एक्सट्रैक्ट भी रिमूव भी कहां से करना पड़ेगा? सीआरई। अगर सेलर सब्सिडरी है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहां मौजूद है? पोस्ट एक्विजिशन। तो हमें इलिमिनेट निकालना भी कहां से है? पोस्ट एक्विजिशन से। तो हमें यह पता चल जाए सबसे पहले सेलर कौन है, पेरेंट सेलर है या सब्सिडरी। सवाल बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा, एग्जाम में समटाइम वो कहता है परचेज फ्रॉम या समटाइम कहता है सेल टू, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है। ये नहीं सोच लेना कि जो पहली पार्टी का नाम होगा वो हमेशा सेलर होगी। ये वो समटाइम कह देता है कि एस परचेज फ्रॉम, क्या मतलब हो गया? अब पहली वाली तो बायर हो गई, या एस सेल टू, अब पहले वाली सेलर होगी। तो हमें ध्यान से पढ़ना है सेलर कौन है, सिर्फ उसको अंडरलाइन करना, बायर को छोड़ दे, क्योंकि हमें जानना सेलर के बारे में, सेलर कौन है। अच्छा, दूसरी चीज, सेकंड वन, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक कितना पड़ा होगा? इन केस पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा और सब्सिडरी ने आगे इसको सारे का सारा सेल कर दिया, क्या अब ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है? नहीं, अब ये प्रॉफिट क्या हो गया? क्यों रियलाइज हो गया? कैसे रियलाइज हो गया? क्योंकि ये स्टॉक सब्सिडरी के पास तो है ही नहीं, और जब स्टॉक नहीं है तो ये प्रॉफिट भी रियलाइज हो चुका हुआ है। अब कैसे रिमूव कर सकते हैं? अब तो रिमूव नहीं हो सकता, और वैसे भी रियलाइज्ड है। क्लियर हो गया? अगर तो अनसोल्ड स्टॉक है तो ये एडजस्टमेंट होगी, लेकिन अगर सारा ही स्टॉक बिक चुका तो फिर नहीं। अच्छा, समटाइम वो कह देता है 75% बिक गया, कभी वो कह देता है 25% मौजूद है, कभी कह देता है 2/3, वो कुछ भी बता दे, हमें अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना। ये भी बच्चे बात क्लियर होगी? ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट आना ही सिर्फ कब है? जब क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक। थर्ड वन, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, प्रॉफिट के लिए समटाइम वो कह देता है मार्कअप। अगर मार्कअप हो तो फिर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्वेंट्री पे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक की सेल प्राइस हमने कंसीडर करनी है। ठीक हो गया? अब इसमें आपने 100 प्लस मार्कअप ऐड कर देना और मल्टीप्लाई कर देना है मार्कअप से। जैसे उसने कहा ना 30% ऑन कॉस्ट है, तो फिर 100 प्लस क्या कर देंगे? 30। 130 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 30 से, क्योंकि मार्कअप हमेशा किस पे होता है? ऑन कॉस्ट। याद रखिएगा, मार्कअप ऑन कॉस्ट। सेकेंड वन बचे मार्जिन। अब इस केस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय मार्जिन की परसेंटेज। अच्छा बच्चे, सबसे पहले एडजस्टमेंट में डिस्कस करने लगा हूं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये बच्चे अनसोल्ड स्टॉक बच्चे
कितना स्टॉक हमारे पास अभी ऐसा मौजूद है जो कि नहीं बिका हुआ। समटाइम एग्जामिनर कह देता है सारे का सारा ही अनसोल्ड है, कभी कह देता है 75% अनसोल्ड है, कभी कह देता है 25%, वो बताएगा, या वो प्रोपोर्शन दे देता है 2/3 स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, 1/3 सेल हो गया, वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये सारी वर्किंग बच्चे जो हम अनरियलाइज प्रॉफिट की वर्किंग कर रहे हैं, ये अनरियलाइज प्रॉफिट की, अगर अनसोल्ड स्टॉक होगा तो ये एडजस्टमेंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर अनसोल्ड स्टॉक ना हुआ तो ये तो प्रॉफिट ही रियलाइज हो चुका हुआ है, तो फिर ये एंट्री या ये एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। हाँ, हो सकती है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक इफेक्ट लाजमी आना है, चाहे स्टॉक पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। एसओएफपी में इसका इफेक्ट सिर्फ तब आएगा जब ये अनरियलाइज प्रॉफिट मौजूद है, मतलब अनसोल्ड स्टॉक है तो एसओएफपी में इफेक्ट आना है। एसओसीआई के अंदर चाहे है या नहीं है, इसका इफेक्ट आना ही आना है। अभी समझाता हूं मैं आपको, लिख भी देता हूं ये एंट्रीज, अब इधर तवज्जो कीजिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा अनसोल्ड स्टॉक, सेल प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यहां पे भी लिख देता हूं सेल प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब आप मुझे बताएं अगर अनसोल्ड स्टॉक 0 हुआ तो ये ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाएगा, तो आपको भूलेगी नहीं बात। तो सेल प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है। अब ये इफेक्ट समझिएगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा बच्चे, अगर सेलर पेरेंट है, पेरेंट इज सेलर, तो फिर क्या एंट्री पोस्ट होगी? इसकी बच्चे एंट्री पोस्ट होगी सीआरई को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट कम करना है, जब प्रॉफिट कम करेंगे तो सीआरई को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसे करना है बच्चे? इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री ओवर वैल्यू हुई है, इन्वेंट्री की वैल्यू को भी कम कर। इफेक्ट क्या हुआ? एक तरफ इक्विटी का बैलेंस कम हो गया और एक तरफ एसेट का बैलेंस कम हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर बच्चे सब्सिडरी इज सेलर, सेलर कौन है बच्चे? सब्सिडरी, तो फिर क्या एंट्री पोस्ट करेंगे बच्चे हम? तब हम एंट्री पोस्ट करेंगे बच्चे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व को डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री को बच्चे क्रेडिट करेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चे? एक तरफ इक्विटी का बैलेंस कम हो गया और साथ ही साथ एसेट का बैलेंस भी कम हो गया। सॉरी बच्चे, कौन सा इफेक्ट? ओवर वैल्यू कैसे बच्चे? जी बच्चे ये देखिएगा, हमने कहा पेरेंट की किताब में एक स्टॉक कितने का पड़ा हुआ था? 100 का। सब्सिडरी के पास ये स्टॉक कितने में रिकॉर्ड हो गया? तो 100 का जब प्रॉफिट इसमें अनरियलाइज ऐड होगा तो स्टॉक की वैल्यूएशन ओवर वैल्यू हो गई ना। अब स्टॉक 200 से रिपोर्ट हो रहा है, 100 से ओवर वैल्यूड हुआ हुआ है, 100 से इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट मौजूद है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। एक कंपनी है पेरेंट, एक कंपनी है सब्सिडरी। नाम क्या है आपका? अब्दुल समद साहब। अब्दुल समद साहब पेरेंट कंपनी है, मैं सब्सिडरी कंपनी। अब्दुल समद साहब की पूरे साल भर के अंदर सेल जरा कम थी, ये चाहते हैं सेल को ज्यादा शो करवाना और एक और फायदा भी मिल जाएगा, हमारी इन्वेंट्री, हमारी एसेट की पोजीशन बड़ी बेहतर हो जाएगी। इन्होंने कहा मैं तुम्हें सारा स्टॉक बेच रहा हूं और 50% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, मसला ही कोई नहीं, बेचें, मैंने कौन सा पैसे देने, इंट्रा ग्रुप बैलेंस वैसे एलिमिनेट कर देंगे। अब वो एसेट की वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू ओवर वैल्यू कर दिया। अब मेरे पास इन्वेंट्री आ गई सारी की सारी, इनकी सेल बढ़ गई, मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़, और कंसोलिडेशन में आगे उसने दोनों खत्म करवाने। उसने कहा ये ठीक नहीं है एडजस्ट। अब बात समझ में आ गई? आपस में इस तरह से ये वैल्यूएशन नहीं हो सकती। अच्छा बच्चे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर क्लियर है,
एसओसीआई के लिए वर्किंग बाद में आगे कर लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, ग्रुप की एंटिटी हो सकता है खरीदे इन्वेंट्री को अदर ग्रुप एंटिटी से, किसी दूसरी कंपनी से जो कि ग्रुप का ही हिस्सा है। जैसे ग्रुप एंटिटी का मतलब क्या हुआ, पेरेंट और सब्सिडरी, और यहां पे भी ग्रुप एंटिटी पेरेंट या सब्सिडरी। ये पॉसिबल है कि पेरेंट सब्सिडरी से सामान खरीदे या सब्सिडरी पेरेंट से सामान खरीदे। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के अंदर कब खरीदे, एक्विजिशन डेट के बाद, तो हम कह सकते हैं आफ्टर एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट के बाद, टू द एक्सटेंट सच इन्वेंट्री इज सोल्ड आउटसाइड ग्रुप, जितनी इन्वेंट्री बिक चुकी हुई है, ग्रुप ने बेच दी हुई है, उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड। अब समझ आ गई। और उस केस में हमें नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान तो बिक चुका। यहां तक बात याद रहेगी। अब नेक्स्ट, अगर इन्वेंट्री नॉट येट सोल्ड, क्या मतलब हुआ, अनसोल्ड स्टॉक। अगर तो स्टॉक अनसोल्ड मौजूद है तो फिर कौन सा प्रॉफिट होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री शुड बी इलिमिनेटेड, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इलिमिनेट, इसे हमें खत्म करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड यूजिंग, या तो इसके लिए हम मार्कअप यूज करते हैं या मार्जिन। तो दो तरीके हो गए, या मार्कअप या बचे मार्जिन। अगर पेरेंट सेलर है तो हमने क्या करना है, इन्वेंट्री को डिक्रीज और ग्रुप एंट्री क्या पोस्ट की, सीआरई डेबिट, और क्रेडिट किसे करना है बच्चे, अच्छा सीआरई की बजाय दूसरा नाम भी क्या यूज हो सकता है, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके केस में इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन इक्विटी और साथ ही साथ डिक्रीज इन एसेट। अगर बच्चे एसओसीआई का इफेक्ट अभी छोड़ दे, अगर सब्सिडरी सेलर है तो फिर क्या एंट्री पोस्ट होगी, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व या रिटेन अर्निंग, और क्रेडिट बच्चे किसे करेंगे, इन्वेंट्री को। इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज, एसेट का बैलेंस डिक्रीज। अच्छा बच्चे, इसकी एक और एंट्री भी पोस्ट होती है, याद रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यूज में ना पूछ ले आपसे। इसकी एंट्री पोस्ट होती है सीआरई डेबिट, इसकी एंट्री होती है एनसीआई डेबिट, और क्रेडिट किसे करते हैं, इन्वेंट्री। क्योंकि आपको पता है ना, पोस्ट एक्विजिशन अल्टीमेटली इन दोनों में ही बाइफरकेट होता है ना, अल्टीमेटली इन दोनों में ही बाइफरकेट होता है, सीआरई में और एनसीआई। तो इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो क्या एंट्री बन जाएगी, सीआरई डेबिट, एनसीआई डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे, इन्वेंट्री। तो ये भी इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज, यहाँ पे भी इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज, और यहाँ पे एसेट का बैलेंस डिक्रीज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे। एग्जाम्पल 41, कंपनी ए परचेज 100% शेयर्स ऑफ कंपनी बी। कंपनी ए ने कंपनी बी के शेयर्स 100% एक्वायर कर लिए, स्टार्ट 20x1 ड्यूरिंग द ईयर 2001 कंपनी बी सोल्ड। कंपनी बी कौन है, सब्सिडरी। सब्सिडरी ने सामान 100 वर्थ रुपीज का किसको बेचा, पेरेंट को। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ सच गुड्स ओनली 80, कॉस्ट कितनी है, 80।
अब अगर मैं कहूं सेल प्राइस इसकी 100 है और कॉस्ट इसकी 80 है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे? 20 का अनरियलाइज प्रॉफिट है। कंपनी ए हैज ऑल सच गुड्स, अनसोल्ड स्टॉक कितने परसेंट पड़ा हुआ है? 100%। तो अब इसकी एंट्री हमने पोस्ट करनी है, सब्सिडरी सेलर है तो एंट्री क्या पोस्ट होगी? पोस्ट एक्विजिशन डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। बात समझा पाए हो बच्चे? ये खुद से कर लीजिएगा, ये होमवर्क के जुमरे में तो नहीं जाएगा, मैंने टिक कर दिया जी। ASAP 43B 44B, अब हम 45% की तरफ आ जाते हैं जी। अब सिर्फ SOFP का क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइज लेंथ एग्जांपल्स की बढ़ना शुरू हो गई है इस एडजस्टमेंट के बाद। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। हो सकता है इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिसको अभी हम सॉल्व ना कर सकते हो, मैं बता दूंगा, फिर वो एडजस्टमेंट के बगैर सॉल्व करवा दूंगा, बाद में करवा भी दूंगा फुल लेंथ। लेकिन अगर सारे का सारा हो सकता हुआ तो तब भी बता दूंगा। आपने SOFP बनानी है कंसोलिडेटेड, डेट क्या? 31 दिसंबर 2015। समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हैरी एंड स्पाइडर 31 दिसंबर 2015 की कुछ इस तरह से। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है बच्चे? लाइक आइटम ऐड करें, इन्वेस्टमेंट को इलिमिनेट करें, किसके अगेंस्ट? नेट एसेट। किसके नेट एसेट? किस डेट पे? शाबाश। कैश का बैलेंस लाइक आइटम क्या कर देंगे? शॉर्ट इन्वेस्टमेंट लाइक आइटम, ट्रेड रिसीवेबल लाइक आइटम। अब ये देखिएगा, करंट अकाउंट हैरी ये इंट्रा ग्रुप बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? इंट्रा ग्रुप बैलेंस। बच्चे इधर तवज्जो कीजिएगा, साथ साथ नोट करने मत बैठ जाइएगा। इंट्रा ग्रुप बैलेंस और से समझना। अभी मैं इधर से ही दोबारा वापस लायबिलिटी वाली साइड पे आऊंगा और देखिएगा करंट लायबिलिटी में करंट अकाउंट स्पाइडर भी लिखा हुआ है। हमने इसके अगेंस्ट इसको क्या करना है? इलिमिनेट करना है, क्योंकि ये कौन सा बैलेंस है? इंट्रा ग्रुप। और हमने पढ़ा हुआ है कल इलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप बैलेंस। पेएबल एक की किताब में से, रिसीवेबल दूसरे की किताब। अब जरा देखिएगा, रिसीवेबल का बैलेंस कितना है? 3200। पेएबल का 2700। दोनों के दरमियान में फर्क कितने का आ गया? अब ये जो 500 का फर्क आया है, ये कहां रिपोर्ट करेंगे? कुछ नहीं बताया, फिर कहां रिपोर्ट करेंगे? कैश इन ट्रांजिट। और अगर बता दिया तो जहां बताएगा वहां रिपोर्ट करेंगे। एंट्री क्या होगी? पेएबल 2700 से, कैश इन ट्रांजिट 500 से, और ट्रेड रिसीवेबल या करंट अकाउंट रिसीवेबल वाला कितना हो जाएगा? 3200 से। बात क्लियर होगी जी बच्चे? अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट इन्वेंट्री लाइक आइटम ऐड करेंगे। शेयर कैपिटल सिर्फ किसका बच्चे रिपोर्ट करेंगे? पेरेंट का। शेयर प्रीमियम बच्चे किसका रिपोर्ट करेंगे? पेरेंट का। कैपिटल रिजर्व्स पेरेंट का और सब्सिडरी का देख लेंगे क्या चेंजेस आती है, वो बात की बात है। रिटेन अर्निंग के लिए बच्चे CRE और NCI का अकाउंट। ट्रेड पेएबल्स लाइक आइटम ऐड कर। अब वन बाय वन एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट, आपके लिए ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। 31 दिसंबर 2012 को हैरी ने एक्वायर्ड किए कितने शेयर्स बचे? 48,000 शेयर्स। अब जरा वर्किंग करनी है मेरे साथ। शेयर कैपिटल यहां पे उसने बताया है 60,000 और यहां पे क्या बता रहा है वो कितना? तो ये 48,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने परसेंट? 80% बचे एक्वायर किया। अच्छा, और उसके बदले में कॉस्ट कितनी भेजी है? 55,000। देखिए कॉस्ट उसने ऊपर हमें बता भी दी है, ये लिखी हुई है कॉस्ट 55,000 और नीचे मेंशन भी कर दी है। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे?
डाटा रुपीज इन थाउजेंड्स में है तो मैंने वर्किंग करते हुए भी रुपीज इन थाउजेंड्स में लेना। अच्छा बच्चे, ये एडजस्टमेंट जो अभी हमने पढ़ी है, ये एडजस्टमेंट आ गई। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऑफ हैरी इंक्लूड्स, हैरी के पास अगर इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो बेची किसने होगी? स्पाइडर ने। स्पाइडर कौन है? सब्सिडरी। तो हु इज द सेलर? तो इफेक्ट सीआरई में या पोस्ट में? पोस्ट में। दिस ईयर मिल गया हमें। अगर सब्सिडरी सेलर है, सेलर सब्सिडरी है, तो हमें सिर्फ उसको अंडरलाइन करना चाहिए। कौन? स्पाइडर, ताकि कोई हमें कंफ्यूजन ना हो। अच्छा बच्चे, कितने की इन्वेंट्री मौजूद है? 4000 रुपीज इन थाउजेंड्स में डाटा ले रहा हूं फ्रॉम स्पाइडर। बता भी दिया है सेलर कौन है, खुद बता दिया है, बता दिया ना। सेलर कौन है? स्पाइडर। इनवॉइस टू हैरी एट कॉस्ट, मार्जिन या मार्कअप? मार्कअप एट कॉस्ट। कितने %? अब देखिए तीनों बातें पूरी करते हैं। हु इज द सेलर, पहली बात पूरी हो गई। अनसोल्ड स्टॉक बता दिया। थर्ड वन, मार्जिन या मार्कअप, तीनों बातें पूरी हो गई, एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगी अब हमारी। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे। डिफरेंस करंट अकाउंट का किसकी वजह से राइज हो रहा है? ना भी बताता तो हमने कहां रिपोर्ट करना था, और बता दिया तो बी कैश इन ट्रांजिट में रिपोर्ट करेंगे। ये इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट नहीं हुई। बैलेंस ऑफ स्पाइडर्स रिटेन अर्निंग वॉस, ये कौन सा बैलेंस बच्चे बताया जा रहा है? शाबाश, कौन सा बैलेंस है? प्री एक्विजिशन का बैलेंस। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन देयर हैज बीन नो मूवमेंट, कैपिटल रिजर्व में कोई मूवमेंट नहीं है एक्विजिशन डेट से। इसका मतलब ये वाला बैलेंस किस डेट का है? एक्विजिशन डेट से यही बैलेंस है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, सारा प्री का बैलेंस है, पोस्ट का कोई नहीं बैलेंस है इसके। ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने पूरे का पूरा पढ़ दिया। सॉल्व करना शुरू करें जी इसको। वही स्टेप जैसे हम पहले फॉर्मेट बनाया करते थे। रुपीज इन थाउजेंड्स में डाटा, एसेट्स एब्रीविएशन फेस पे आपने यूज नहीं करना। नॉन करंट एसेट्स, जी बच्चे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बच्चे कितनी अमाउंट है? 120,000 प्लस 60,000। उसके बाद बच्चे 1 से 2 लाइनें स्किप कर दीजिएगा, गुडविल की वर्किंग नंबर 2 होगी। इसके बाद बच्चे करंट एसेट्स, करंट एसेट में बच्चे सबसे पहले कैश 11,000 प्लस 4,000। इसके बाद बच्चे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, $3,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद बच्चे ट्रेड रिसीवेबल
ट्रेड रिसीवेबल का बच्चे बैलेंस होगा 72,600, 19,100। उसके बाद बच्चे दो लाइनें स्किप की मैंने जानबूझ के, बल्कि मैं एक और, इन्वेंट्री का बैलेंस है बच्चे 17,000 प्लस 11,000। इंट्रा ग्रुप बैलेंस इलिमिनेट हो जाना है, मैंने वो लिखा ही नहीं। उसके बाद बच्चे टोटल एसेट्स, देन बच्चे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले बच्चे शेयर कैपिटल, देन बच्चे शेयर प्रीमियम, बच्चे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की वर्किंग, सॉरी कैपिटल रिजर्व है ना, हाँ वो नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व है पेरेंट का, है पेरेंट का कैपिटल रिजर्व्स। जी बच्चे कैपिटल रिजर्व्स। उसके बाद बच्चे सीआरई वर्किंग नंबर 5, एनसीआई वर्किंग नंबर 3 और बच्चे ट्रेड पेएबल्स। लाइक आइटम, शेयर कैपिटल 100,000 का, शेयर प्रीमियम 20,000 का, और ये पोस्ट एक्विजिशन में कैपिटल रिजर्व नहीं है। मैं पहले समझ रहा था सिर्फ सब्सिडरी का, नहीं कैपिटल रिजर्व तो उसका भी गिवन है 23,000, तो ये हमने लिख दिया 23,000। जी बच्चे फॉर्मेट बन गया। अब स्टार्ट करें वन बाय वन। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मेरे साथ देख लीजिएगा एडजस्टमेंट्स के साथ। आप मेरे से वर्किंग करवा लें। वर्किंग नंबर 1 ग्रुप स्ट्रक्चर। अच्छा बच्चे, स्पाइडर, हैरी ने स्पाइडर को कितने परसेंट एक्वायर किया? कितने परसेंट हैरी कंट्रोल नहीं कर रहा स्पाइडर को? एक्विजिशन रेट तो बच्चे 31 दिसंबर 2015 के लिए बना रहे, तो 13, 14, 15 3 साल के लिए। जी बच्चे वर्किंग नंबर 2 सीओसी का अकाउंट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट, और वर्किंग नंबर 3 एनसीआई का अकाउंट। पैरेलल बनाने लगा। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 55,000 थी ना, अभी पढ़ के आए, दो जगह पे पढ़ी हमने। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 48,000 का है, 60,000 का 80%, यही है ना। हमने अभी वर्किंग भी की थी, परसेंटेज भी कैलकुलेट की थी, ये आपके सामने मौजूद है 48,000। और वैसे भी 60,000 का 80% अगर अप्लाई करेंगे तब भी यही बात बनेगी। अच्छा शेयर कैपिटल,
अब बच्चे यहां पे कितनी फिगर आ जाएगी? 12,000। नेक्स्ट बच्चे शेयर प्रीमियम है। शेयर प्रीमियम नहीं, शेयर प्रीमियम नहीं है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व 16,000। ये फिगर है जी बच्चे, मैं हाईलाइट करने लगा हूं, इधर देख लीजिएगा। 16,000, इसका 80%, 12,000। और यहां पे कैपिटल रिजर्व 3,200। इतनी फिगर ही बन रही है ना? कोई कंफ्यूजन? क्या हमारे लिए पॉसिबल है विदाउट वर्किंग नंबर 4 हम आगे फर्दर मूव करें? नहीं, हमें पहले वर्किंग किसकी करनी पड़ेगी? वर्किंग नंबर 4 रिजर्व्स की। अच्छा बच्चे, रिजर्व्स की वर्किंग के लिए एक कॉलम प्री का, दूसरा कॉलम पोस्ट का, 2 कॉलम बना लिए। अच्छा बच्चे, सबसे पहले टोटल रिजर्व्स का बैलेंस कितना मौजूद है? देखिए, सब्सिडरी का बैलेंस बताना है। टोटल रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस कितना है? 7,300। 7,300। और प्री का बैलेंस हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ, ये देखिए प्री का बैलेंस कितना है? 2,300। यही है ना बच्चे? 2,300 प्री का बैलेंस। अब ये 7,300 में से 2,300 माइनस कर दें, 5,000 किसका बैलेंस हो गया? बच्चे ये बैलेंस हमने लिख दिया। आप 1 बाय 1 इसमें एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते चले जाते हैं और इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहली एडजस्टमेंट वो तो थी शेयर की इंफॉर्मेशन। उसके बाद बच्चे इन्वेंट्री ऑफ हैरी इंक्लूड सब्सिडरी सेलर है, तो इफेक्ट कहां पे रिपोर्ट होना है? पोस्ट में। तो बच्चे हम करने लगे हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। कैपिटल रिजर्व हमने ऐड कर दी, डायरेक्ट यहां पे ऐड कर दी। अगर हम यहां पे ऐड कर चुके हैं तो फिर नीचे नहीं हमें ऐड कर, 2 दफा हो जाएगा ना ऐड, डुप्लीकेशन हो जाएगा। अच्छा बच्चे, अब सेल प्राइस बतानी है अनसोल्ड स्टॉक की, बताई हुई है ना उसने, 4,000। इसे डिवाइड करना है 100 प्लस मार्कअप, 100 प्लस 25 मार्कअप 25 हो गया, मल्टीप्लाई कर देना 25 से 800। तो बच्चे एंट्री क्या होगी? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व डेबिट, और क्रेडिट किसे करना है बच्चे? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में से 800 हमने लेस कर दिया। बात समझ आ गई? अच्छा बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट ये भी हो गया। कैश इन ट्रांजिट वाला इफेक्ट है, वो तो आपको पता है। कैश इन ट्रांजिट में कितना हमें बैलेंस लिखना है? 500। अगर आप लोग मेरी बात गौर से सुनना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो एक काम कीजिएगा, लिखना छोड़ दीजिएगा। जो मैं वर्किंग करने लगा हूं आप लोग ना लिखिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। बच्चे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस, मैंने लिख दिया करंट अकाउंट। कितना बैलेंस है करंट अकाउंट का? 3200। ऐसा ही है, यहां पे भी मैंने अब बैलेंस लिख दिया करंट अकाउंट का, और करंट अकाउंट का यहां पे कितना बैलेंस है? 2700। कितना बैलेंस है? कोई दिक्कत? क्या ये दोनों बैलेंस आपस में कट सकते हैं? नहीं कट सकते, क्योंकि बैलेंस ही आपस में मैच नहीं कर रहे। हमने क्या किया, इसमें से 500 रुपया माइनस किया और वो 500 रुपया कैश में ऐड करवा दिया। कैश इन ट्रांजिट है ना। अब ये बैलेंस कितना हो गया? 2700। और नीचे भी कितना बैलेंस है? तो दोनों कट गए, इलिमिनेट हो गए। ऑटोमेटिकली इफेक्ट कहां पे चला गया? 500 का कैश इन ट्रांजिट के अंदर चला। और एंट्री भी पोस्ट कर देता हूं। एंट्री क्या बनी बच्चे? पेएबल्स कितने से डेबिट किया? 2700 से। करंट अकाउंट है ना बेसिकली। अच्छा, कैश इन ट्रांजिट कितने से डेबिट किया? 500 से।
और बच्चे करंट अकाउंट रिसीवेबल का वो कितने से क्रेडिट कर दिया? 3200। एक्चुअली किया क्या? 3200 में से मैंने 500 रुपया माइनस किया है, तो नेट इफेक्ट मेरा कितना रह गया था? 2700। फिर 27 कट गया। और ये आपने पेपर में बैठ के नहीं ऐसा करना कि मैं पूरा कट करके आऊंगा, नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये किया कि आपको एंट्री का इफेक्ट बता सके। जी बच्चे, ये भी एंट्री हो चुकी, बाकी काम भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमें इसको क्लोज करना। देख लें कितना बड़ा सवाल लग रहा था, लेकिन सॉल्व करते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगा। बच्चे ये 4200 और 2300, आपको पता है इसका इफेक्ट सीओसी और सीआरई, और इसी तरह से बच्चे एनसीआई। 80% यहाँ पे रिपोर्ट होना है और 20% यहाँ पे रिपोर्ट होना है। $840 है ना? जी बच्चे, प्री एक्विजिशन रिजर्व, जी बच्चे बैलेंसिंग फिगर बताइएगा, गुडविल की फिगर। ये बार्गेन परचेज तो नहीं आ रहा? बार्गेन परचेज आ रहा है जी। अच्छा बच्चे, इसी तरह से यहाँ पे भी हम पोस्ट का बैलेंस लिख देते हैं। पोस्ट का बैलेंस बच्चे है यहाँ पे 840। कैरी डाउन बैलेंस, सबसे लास्ट वन वर्किंग बचे, वर्किंग नंबर 5, सीआरई का बैलेंस। सबसे पहले बच्चे हमें बैलेंस लिखना है रिटेन्ड अर्निंग का। कितना बैलेंस है? 91,900। तो बच्चे एजेल्स रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस 91,900, यही बैलेंस है। पोस्ट एक्विजिशन का बैलेंस है 3360, और बार्गेन परचेज का कितना बैलेंस है? 7640। टोटल कर लीजिएगा कैरिड डाउन बैलेंस। ठीक हो गया जी बच्चे, अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए। अब मैं इसको मुकम्मल करने लगा हूं बच्चे। 180,000 ऐसा ही है। $15,500, 3,000, 28,000, 27,200,
क्या आ रहा है बच्चे? बार्गेन परचेज इनकम है ना, इनकम बना दी। एंट्री क्या पूरी पोस्ट की, मैं आपके सामने पोस्ट कर देता हूं। एंट्री पोस्ट हुई शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 48,000 से डेबिट। शेयर प्रीमियम है इसमें? नहीं है। कैपिटल रिजर्व कितने से बचे? कैपिटल रिजर्व सीओसी का अकाउंट है ना, 12,800। उसके बाद बचे प्री एक्विजिशन रिजर्व 1840, ठीक हो गया। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 55,000, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमने सीआरई में क्रेडिट कर दिया। बार्गेन परचेज का बैलेंस 7640, ये हमने क्रेडिट कर दिया। वो एडजस्टमेंट आपको मैं करवाऊंगा, assumption आप। जी बच्चे, क्वेश्चन 45 क्लास वर्क में हमने सॉल्व कर लिया। सर ये जो कैश इन ट्रांजिट की हमने 500 ऐड किए कैश में, इसकी हम एंट्री लिखेंगे ना वर्किंग में इसकी एंट्री लिखने की जरूरत है? कुछ भी नहीं करनी। बच्चे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। इसको बच्चे हम लोगों ने देखना। ये सवाल करवाने का एक पर्पस है, तो उसी पर्पस के लिए मैं ये करवा रहा हूं। आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बच्चे सवाल पढ़ना शुरू करते। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है हेल की 31 दिसंबर 2015। अच्छा बच्चे, एग्जाम्पल है यकम जुलाई 2012 को, यकम जुलाई 2012 को हेल ने एक्वायर किया 1,28,151 के 1,60,000 शेयर्स में से। अगर मैं कहूं परसेंटेज बताइएगा, 1,28,000 इसको डिवाइड कर दें 1,60,000 से और मल्टीप्लाई करें इसे 100 से, कितने परसेंट? 80%। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे यहां तक? जी बच्चे, नेक्स्ट बच्चे, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2015।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है बच्चे? लाइक आइटम ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सॉवन बच्चे क्या करेंगे? इसको इलिमिनेट। किसके अगेंस्ट? नेट एसेट। किसके नेट एसेट? किस डेट पे? एक्विजिशन डेट। इन्वेंट्री एट कॉस्ट बच्चे लाइक आइटम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। रिसीवेबल लाइक आइटम ऐड करेंगे। बैंक का बैलेंस लाइक आइटम ऐड कर देंगे। शेयर कैपिटल जस्ट पेरेंट का। रिटेन अर्निंग के लिए सीआरई और एनसीआई का अकाउंट बनेगा। पेएबल्स लाइक आइटम ऐड करेंगे। 1 जुलाई 2012 को सोवन हैड अ डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस मौजूद है। कितने का बच्चे? 11 मिलियन का। हमें यहाँ पे डाटा रिपोर्ट करना है रुपीज इन थाउजेंड्स में और नीचे डाटा गिवन है मिलियन में, तो हमें 11,000 लिखना है डाटा ये वाला। वर्किंग करते हुए भी सेम फिगर्स यूज करनी है। अच्छा बच्चे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सोवन इंक्लूडेड अ लैंड ऑफ 72 मिलियन। लैंड कितने की है बच्चे? तो हमने इसको कंसीडर कितने से करना है? 72,000। दिस लैंड हैड अ फेयर वैल्यू। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 100 मिलियन। तो बच्चे 100,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। मुझे बताएं गेन या लॉस? फेयर वैल्यू गेन। डेप्रिशिएटिंग एसेट या नॉन डेप्रिशिएटिंग? एक इफेक्ट आएगा। क्या एंट्री पोस्ट करेंगे? एसेट डेबिट और क्रेडिट किसे करेंगे? प्री एक्विजिशन के साथ। कितने से? 28 से। Inventory of Sovereign include goods purchased from Hale for rupees 16 million. Hale invoiced these goods at cost plus margin या markup? Markup। अच्छा, अब जरा गौर से तीनों बातें पूरी करते हैं। Inventory of Sovereign, Sovereign की इन्वेंट्री है, बेची किसने होगी? Hale से। Who is the seller? अच्छा, अब कितना सामान कितना बड़ा हुआ है? अनसोल्ड स्टॉक। और ये कॉस्ट प्लस मार्जिन, थर्ड वन इंफॉर्मेशन। एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगी। अब ये सॉल्व करना शुरू करें इस क्वेश्चन को। Consolidated statement of financial position as at December 31, 2015। इंफॉर्मेशन किस में मौजूद है बच्चे? रुपीज इन थाउजेंड्स। सबसे पहले बच्चे हम लिखेंगे एसेट्स। बच्चे एब्रीविएशन फेस पे यूज नहीं करना आप लोगों ने, मैं यूज कर रहा हूं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बच्चे 152,000 प्लस 129,600। अच्छा बच्चे, सेकंड वन गुडविल वर्किंग नंबर 2। उसके बाद बच्चे इन्वेंट्री 112,000 प्लस 74,400। नेक्स्ट बच्चे रिसीवेबल का बैलेंस 104,000 प्लस 84,000। नेक्स्ट बच्चे बैंक का बैलेंस 41,000 प्लस 8,000। टोटल करते हैं बच्चे, ये बैलेंस होगा टोटल एसेट्स का। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट इक्विटी एंड
इक्विटी एंड लायबिलिटीज में बच्चे सबसे पहले शेयर कैपिटल 100,000 शेयर कैपिटल, देन बच्चे CRE वर्किंग नंबर 5, NCI वर्किंग नंबर 3, इसके बाद बच्चे पेबल्स 52,000 प्लस 24,000, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बच्चे हमने फॉर्मेट बना लिया, अब वन बाय वन वर्किंग करते चले जाते हैं और उसके बाद फिगर्स लिख देंगे। बच्चे सबसे पहली वर्किंग नंबर 1 किसकी वर्किंग होगी? ग्रुप स्ट्रक्चर की। सब्सिडरी का नाम बच्चे कितने % एक्वायर किया हेल ने? 80%। अच्छा, हेल कितने % स्नो को कंट्रोल नहीं कर रहा? 20%। एक्विजिशन रेट बताई हुई है और रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 2015, 3.5 years। बच्चे वर्किंग नंबर 1 मुकम्मल हो गई। अब वर्किंग नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट COC का, और इसी के साथ साथ वर्किंग नंबर 3 NCI का पैरेलल वर्किंग करने लगे। बच्चे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर 152,000, जी बच्चे 2,03,000। ये फिगर मैं रेफर भी कर देता हूँ, ये फिगर हमने यहां से पिक की है 203,000। ठीक हो गया जी बच्चे, ये उससे ऊपर वाली फिगर थी 152,000। अब इसके बाद शेयर कैपिटल की फिगर 128,000। अच्छा बच्चे खुद बताई हुई है इस केस में शेयर कैपिटल की फिगर, शेयर कैपिटल की 1,28,000, और यहां पे भी बच्चे शेयर कैपिटल की फिगर 32,000। शेयर प्रीमियम भी नहीं है और कैपिटल रिजर्व भी नहीं। अब इससे आगे जब तक हम वर्किंग नंबर 4 मुकम्मल नहीं कर लेते आगे फर्दर मूव नहीं कर सकेंगे। वर्किंग नंबर 4 हमारी किसकी होगी बच्चे? रिजर्व्स के लिए हमें कितने कॉलम बनाते होते हैं? 2, पहला, सेकंड वन पोस्ट। हमें टोटल रिजर्व का बैलेंस देखना है। यहाँ पे कितना है टोटल रिटेन अर्निंग का बैलेंस? 1,12,000। सब्सिडरी का पिक करना है बच्चे, 1,12,000, और प्री एक्विजिशन में 11 मिलियन का लॉस है, ऐसा ही है ना? इसका मतलब 11,000 का लॉस है, नेगेटिव में फिगर लिखनी है। अब आपके सामने ये देखिएगा 1,12,000 माइनस 11,000, ऐसा ही है ना? अब ये प्लस होकर टोटल फिगर कितनी हो जाएगी हमारी? 1,23,000 और 11,000 इसको नेट ऑफ करेंगे तो ये 1,12,000 बन जाएगा। नहीं, आप ना माइनस कर रहे हैं, ये माइनस नहीं होगी, ऐड होगी। प्रॉफिट बाद में 1,23,000 का हुआ तो हमारे लॉसेस इतने के आ जाएंगे ना, एडजस्ट होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक हो गया जी बच्चे। अब एग्जाम में ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट आए तो ये याद रखना है आप लोगों ने। अब बच्चे 1 बाय 1 ये फॉर्मेट यहां तक बनाने के बाद आपने अब एडजस्टमेंट सॉल्व करनी। सबसे पहले आ गई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। जी बच्चे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसकी बच्चे? लैंड की। फेयर वैल्यू उसकी कितनी है? 100,000 माइनस कर दें इसमें से 72,000, 28,000। जी बच्चे 28,000 हमने एंट्री क्या पोस्ट करनी है? लैंड डेबिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व क्रेडिट।
तो लैंड में इसका इफेक्ट बच्चे हम रिकॉर्ड करने लगे हैं। लैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में है तो 28,000 लैंड डेबिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व क्रेडिट। ये एंट्री पोस्ट होगी, पूरे का पूरा इफेक्ट हमने रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट भी और क्रेडिट भी। पहली एडजस्टमेंट हमारी मुकम्मल सॉल्व हो गई, ये वाली। अब सेकंड वन है इन्वेंट्री सोवन के पास जो मौजूद है वो परचेज उसने किससे की है? हेल। हेल बायर है, सॉरी सेलर है। सेलर है तो सब्सिडरी है या पेरेंट है? पेरेंट है। तो इसका इफेक्ट कहाँ रिकॉर्ड होगा? सीआरई के अंदर, एनसीआई में, और इसका इफेक्ट बेसिकली जाना है सीआरई के अंदर। ठीक है जी। तो हम सीआरई और एनसीआई की जब वर्किंग करेंगे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी फिल वक्त यहीं तक इसको क्लोज कर देते हैं। तो बच्चे ये 1,23,000 और ये 17,000। अब बच्चे सीओसी और सीआरई और इसका इफेक्ट होगा 80% और एनसीआई का इफेक्ट होगा 20%। जी बच्चे, जी बच्चे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। $60,000। जी बच्चे सबसे लास्ट पे वर्किंग नंबर 5 है हमारी सीआरई का अकाउंट। जी बच्चे हेल की रिटेन अर्निंग का बैलेंस जी 460,000। जी बच्चे ये बैलेंस है 460,000। हेल की रिटेन अर्निंग का बैलेंस 460,000 और पोस्ट का बैलेंस आ गया 98,400। जी बच्चे ये बैलेंस लिखने के बाद एक एडजस्टमेंट हमारी रह गई है, वो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। एंट्री क्या पोस्ट किया करते थे, आपको शायद याद होगा, सीआरई को डेबिट करते थे, तो अब इसका डेबिट साइड पे इफेक्ट आना है। तो देखिए बच्चे फिगर्स में यहां से पिक करता हूं, आप देखिएगा तवज्जो से। बच्चे इन्वेंट्री कितनी मौजूद है? 16 मिलियन, 16,000 हो गया और मार्कअप है 25। तो ये आपके सामने मैं वर्किंग करने लगा हूं, देखिएगा 16,000 डिवाइड करें 100 प्लस 25, 125 मल्टीप्लाई कर दे 25 से 3200। कैरी डाउन बच्चे बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए। जी बच्चे अब बच्चे मुकम्मल करते हैं क्वेश्चन। तो अब आपको पता चल गया अभी तक जितनी भी एडजस्टमेंट्स की हुई हैं, मेजर एडजस्टमेंट हम काफी हद तक कर चुके हुए हैं। फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट हो गए, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री हो गई। अभी तक जितनी एडजस्टमेंट भी की है, अगर आप एडजस्टमेंट को सही तरीके से सॉल्व करें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंशाल्लाह। बच्चे इन्वेंट्री में ये दूसरा इफेक्ट हमने माइनस नहीं किया हुआ। बच्चे कितनी फिगर है? 3200। 200 है।
जी बच्चे, बात क्लियर हो गई यहां तक? किसी बच्चे को अभी तक जितनी कंसोलिडेशन पड़ी है कोई कंफ्यूजन? बच्चे होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48 के साथ लिखिएगा इंपॉर्टेंट। किसी के पास बुक मौजूद है इस टाइम पे? बच्चे क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 इसके साथ आपने इंपॉर्टेंट लिखना है, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 58, मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन बता दिए, होमवर्क का टेबल बनाता हूं मैं आज। 42 नहीं, वो वाले क्वेश्चन नहीं काउंट करने, वो तो सिंपल से हैं, वो आप उसको सिर्फ वहीं पे बुक पे ही एक दफा देख लीजिएगा। 47, 48, 58, अभी एक क्वेश्चन का मार्जिन है, मैक्सिमम 4 थे ना सर? 2 मिला। बच्चे 2 दिन से हम काम नहीं कर रहे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 63 पास्ट पेपर्स का 63, ये आई के पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। इसके साथ लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, रिवीजन लेवल नहीं, इंपॉर्टेंट। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। पूरे 2 मिनट पहले क्लास ऑफ